नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर, कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। भाजपा ने पंजाब में पराली जलाने में नाकाम रहने पर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा लंबे समय से पराली पर आगाह किए जाने के बावजूद नहीं की कोई कार्रवाई। चक्रवाती तूफान सिट्रांग ने बांग्लादेश में मचाई भारी तबाही। तूफान के टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान हुए क्षतिग्रस्त। तूफान टकराने के बाद हुआ कमजोर। असम में भी देखा गया तूफान का असर। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। भारत में शाम 4:29 से शाम 5:42 के बीच रहेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक बकिंघम पैलेस में आज किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई और वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की जताई उम्मीद। केन्या में 2 भारतीयों के लापता होने के मामले में विदेश मंत्रालय लगातार केन्या सरकार के संपर्क में। केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग ने केन्याई राष्ट्रपति से मामले की जांच में तेजी लाने का किया आग्रह। और आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 12 में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से आज होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 के अपने दूसरे मुकाबले में पहली जीत के लिए करेगा कोशिश। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। पहले और अब बात करेंगे हम लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है उसके बारे में। जिस तरह से प्रदूषण की स्थिति आपको बता देते हैं कि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पॉल्यूशन लेवल बढ़कर दिल्ली की बात करते हैं 323 AQI पर पहुंच गया है। अपने आप में ये बेहद गंभीर आंकड़ा है। जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हवा जो है वो पाई गई है। ये अपने आप में काफ़ी गंभीर हो जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो AQI है वो 770 है, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। ये अपने आप में बेहद संवेदनशील आंकड़े हैं। नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में AQI 342 के स्तर पर है। तो ये दिल्ली के और आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषण का असर है। जिस तरह की स्थिति है, अगर हम AQI के मानक देते हैं तो 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच ये मध्यम माना जाता है। और 101 से अगर 200 के बीच ये इसकी बात करें तो ये मध्यम होता है, और 201 से 300 के बीच इसे खराब माना जाता है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से 301 से 400 के बीच में ये बहुत खराब माना जाता है, और 401 से 500 के बीच में AQI गंभीर माना जाता है। ये हम AQI के मानक आपको बता रहे हैं कि किस स्तर पर इसकी स्थिति जो है किस तरह से मानी जाती है। तो ये आंकड़े लगातार बताते हैं कि किस तरह से जो दिल्ली है और आसपास के क्षेत्र हैं उसमें। और ये ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। देश भर में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। ये खबर अभी आई है। पिछले आधे घंटे से ये सर्वर डाउन है। व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। पिछले आधे घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। देश भर में ये व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ है। पिछले आधे घंटे से ये स्थिति जारी है। देश भर में व्हाट्सएप का पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। और ये स्थिति पिछले आधे घंटे से है। पिछले आधे घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है और ये स्थिति पूरी दुनिया भर में है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, पिछले आधे घंटे से दुनिया भर में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है।
बिल्कुल देखिए, पिछले अगर आधे घंटे की बात करें तो इंडिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। जहाँ तक व्हाट्सएप सर्विसेज की बात की जाए तो लगभग 12:30 के दोपहर में इंडियन टाइम की अगर बात की जाए तब से व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं भेजे जा पा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि दिवाली का टाइम हो गया या फिर जो फेस्टिव सीजन का जो समय होता है तो उसमें बहुत बल्क मैसेजेस भेजे जाते हैं। और ऐसे में कई बार, इससे पहले भी कई बार फेस्टिव टाइम पर हमने देखा है कि व्हाट्सएप सर्वर या फिर जो व्हाट्सएप सर्विसेज है या फिर जो सोशल मैसेजिंग जो सर्विसेज या एप्स होती हैं उस पर लोड पड़ने की वजह से सर्वर कई बार हैंग या फिर क्रैश होते हैं, जिसकी वजह से हमने इस तरह का कुछ डिस्ट्रप्शंस पहले भी देखा है। अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो पूरे दुनिया भर के अंदर व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स जो हैं वो भारत के अंदर ही हैं। हम इस बात को जानते हैं कि लगातार फेस्टिविटी मोड बना हुआ है, लोग मैसेजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ये इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि हमने व्हाट्सएप से संपर्क करने की कोशिश की तो व्हाट्सएप का अभी कोई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो यूजर्स इस समय पर जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी को भी मैसेजेस जो भेजने की कोशिश कर रहे हैं पिछले आधे पौने घंटे से, तो वो उनके डिलीवर नहीं हो रहे मैसेजेस या फिर उनको रिसीव भी नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर डिलीवर हो रहे हैं तो प्राइमरी जो ब्लूटिक आ जाता है जब मैसेज सेंड करने के बाद में, तो ब्लूटिक नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये एक स्पेकुलेटिव अप्रोच है। हो सकता है कि इस समय पर जो फेस्टिविटी मूड हमने इस बार भी जैसे देख रहे हैं, पहले भी ऐसा व्हाट्सएप के साथ हमने देखा है कि फेस्टिवल टाइम के दौरान हेवी मैसेजेस भेजे जाते हैं, बल्क मैसेजेस जो भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से व्हाट्सएप सर्वर पर एक तरह से हमने देखा है कि प्रेशर आता है और हैंग या फिर क्रैश की सिचुएशन सर्वर पर क्रिएट होती है। व्हाट्सएप के अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन जो यूजर्स है भारत के अंदर, भारत पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला देश, सबसे बड़ा देश माना जा सकता है व्हाट्सएप सर्विसेज की हम बात करें तो जाहिर सी बात है ऐसे, लेकिन जो टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमने पहले भी देखा है समाधान हो गया, लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर यही आई है कि पिछले लगभग 45 मिनट से जो व्हाट्सएप सर्विसेज है जिसको मेटा ओन करती है कंपनी, प्राइमरी जिसको फेसबुक कहा जाता है, जो मेटा एक पेरेंट कंपनी है जिसकी सब्सिडी आप कह सकते हैं व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप सर्विसेज इस समय पर भारत या फिर इस रीजन के अंदर इस समय पर नहीं चल रही हैं। अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की भी, अगर हम ट्विटर देखते हैं तो इस तरह की भी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि सुबह करीब 3 बजे से व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं उनमें परेशानी हो रही है और कई तरह की दिक्कतें उनमें आ रही थी, तो ये उस समय से शुरू हुआ माना जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेस्टिवल टाइम है, बल्क मैसेजेस भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप हालांकि हर बार इस बात को कहता है कि हम कंप्लीटली अपग्रेडेड हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम अमूमन हर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कई बार हम देखते हैं कि ट्विटर भी कई बार डाउन हो जाता है, हम देखते हैं फेसबुक डाउन हो जाता है, फीड्स रिफ्रेश नहीं होती, नई फीड्स नहीं आती हैं, इंस्टाग्राम कई बार डाउन होता है, कई बार फीड्स अपग्रेड होती नहीं होकर के आ पाती हैं। तो मल्टीपल सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, प्राइमरली इनका जो बेस है वो आईटी इनेबल सर्विसेज होता है, एआई होता है, और प्राइमरली हम जानते हैं कि भारत के अंदर आप देखिए कि जो बहुत बड़ा तबका है जो कि मोबाइल यूजर्स की तरह से या स्मार्टफोन यूजर्स की तरह से अपग्रेड अपने आप को कर रहा है। आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 करोड़ लोगों की जो आबादी है, जो लोग हैं भारत के अंदर, वो इस समय पर स्मार्टफोन यूजर्स की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि लगभग 390 मिलियन से लेकर 450 मिलियन तक व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, यानी कि साल दर साल आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है वो प्राइमरली आप कह सकते हैं मोटे तौर पर व्हाट्सएप यूज कर ही रहा है। तो जिस मैसिवली भारत के अंदर जो एक अपग्रेड हुआ है, भारत में जो आईटी हार्डवेयर या फिर जो स्मार्टफोन्स का जो नेटवर्क बढ़ रहा है, हर कोई स्मार्टफोन्स अपने पास रख रहा है, तो इसका सबसे बड़ा एक तरह से इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप जैसी जो बड़ी कंपनी होती है, ग्लोबल कंपनी होती है, ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, ये उस तेजी के साथ जब अपने सर्वर्स को अपग्रेड नहीं करती हैं या फिर इंडिया के अंदर मल्टीपल सर्वर्स नहीं लगाए जाते, एक सर्वर या फिर प्राइमरी हार्डवेयर सपोर्ट मैसिव उस कदमताल के साथ में नहीं लगाया जाता है जिस तरह से या जिस कदमताल के साथ में यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, यूजर का बेस बढ़ रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हम जानते हैं कि 2022 के अंदर हमने देखा है कि कई बार ट्विटर जैसी जो सर्विसेज है वो भी एक तरह से डाउन हुई है। हमने देखा है कि ट्विटर की सर्विस जो फीड होती है वो रिसीव नहीं हो पाती है, फीड रिफ्रेश नहीं होती है, तो ट्विटर जैसा कॉन्ग्लोमरेट भी कहीं ना कहीं सर्वर हैंग या फिर सर्वर क्रैश का शिकार होता है। इससे इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, तो ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। और हमने हमेशा हर बार देखा, एक पैटर्न देखा है कि जब भी फेस्टिवल टाइम होता है इस समय पर इस तरह की जो दिक्कतों का सामना इन कॉन्ग्लोमरेट्स को, इन बिग ग्लोबल जायंट्स को करना पड़ता है। अभी व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया, लेकिन ये हमें पता चलेगा कि कितने मैसेजेस भेजे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे फेस्टिवल टाइम के अंदर। तो साल दर साल के अगर आंकड़ों की बात करें
तो एक तरह से डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है भारत जैसे देश के अंदर भी, जहां पर प्राइमरीली जो यूजर्स का जो मैसेज भेजने का जो एक वो जो सिलसिला है वो बढ़ा है। तो हम इस बात को समझते हैं कि भारत के अंदर स्मार्टफोन यूजर्स का जो बेस है वो बढ़ रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि पिछले साल कहा था कि 1000 दिन के अंदर अंदर इंटरनेट सर्विसेज जैसे ऑप्टिकल या फिर हाई स्पीड इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचेगा। तो जिस तरह से अब गांव-गांव तक स्मार्टफोन्स का यूज हो रहा है, मैसिवली व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप अब बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट निकल करके आ रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर और प्राइमरीली जिस तरह से फेस्टिवल टाइम के अंदर अब गांव-गांव में भी जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, जो मैसेजेस भेज रहे हैं, तो ये एक पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है व्हाट्सएप सर्वर का क्रैश होने का। और जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर जो स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या है वो बढ़ी है। भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है, लोग इंटरनेट से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। और पहली बार स्मार्टफोन आने के बाद में, यानी कि जो यूजर्स प्राइमरीली पहली बार स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन यूजर्स की संख्या प्राइमरी डबल डिजिट के अंदर है, वो संख्या बढ़ रही है। और जो व्यक्ति स्मार्टफोन यूज कर रहा है, बहुत ही लाजमी है कि उसके फोन में व्हाट्सएप हो, क्योंकि व्हाट्सएप से लोग कनेक्ट होकर के ये जो पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी है उसको लोग यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन जो हुआ है, व्हाट्सएप ने पहले भी 1.5 से 2 घंटे के अंदर, 2.5 से 3 घंटे के अंदर इस मसले को सुलझा दिया था। उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक हालांकि व्हाट्सएप का कोई ऑफिशियल कम्युनिके नहीं आया है, लेकिन ये मोटे तौर पर इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि क्योंकि फेस्टिविटी टाइम है और ऑल अक्रॉस द ग्लोब आप कह सकते हैं कि फेस्टिवल मूड में एक तरह से अब दिसंबर तक आप पाएंगे कि फेस्टिविटी मूड में पूरी दुनिया एक समय पर रहेगी जब तक क्रिसमस आती है, नया साल आता है। तो इस तरह की जो एरर या फिर सर्वर को जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमारे घर में अगर हम कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल टैब्स अगर अचानक से खोल देते तो हमारा कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। वैसे ही जिस तरह से मैसेजेस भेजे जाने, भेजे जाने, जैसे पहले टेक्स्ट भेजा करते थे, आप लोग इमेजेस या वीडियो भेज रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि प्राइमरी बल्क डेटा या फिर हाई स्पीड या फिर हाई डेटा यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है। अरुण, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो व्हाट्सएप का सर्वर आधे घंटे से डाउन है और भारत में करीब 48 करोड़ उपभोक्ता हैं जो परेशान हो रहे हैं। दुनिया भर में वैसे व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है, आधे घंटे से ये स्थिति महसूस की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दीपावली को राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद खूब पटाखे फोड़े गए। इस वजह से दिल्ली में हवा खराब स्तर पर पहुंच गई। रात में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज किया गया। ये बेहद खराब स्तर होता है। आज सुबह में भी दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ देखा गया। कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद खराब स्तर की श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा प्रदूषण पूसा में रहा। यहां AQI 420 के स्तर पर पहुंच गया। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था, लेकिन अब फिर से जहरीली हवा बहने लगी है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 2 साल से जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता था तो पंजाब में पराली को दोष देते थे। आज वो उन घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही उनकी सरकार? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है पराली के प्रदूषण के कारण, पराली के प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। और यही कारण है कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, NCR हो, वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, जिस तरह से PM10 और PM 2.5 बढ़ा है, उसका कारण पराली, पंजाब में पराली जलना है, जिसको रोक पाने में नाकाम आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है। तो बीजेपी ने निशाना साधा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, जो पॉल्यूशन का स्तर है दीपावली के बाद और ज्यादा बढ़ गया है, कई इलाकों में बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है और बीजेपी ने सीधा निशाना केजरीवाल सरकार पर साधा है। रमा, देखिए, दीपावली से पहले भी दरअसल कुछ दिन पहले ये संकेत मिलने लगे थे और दिल्ली में जो आबो हवा है वो खराब होने लगी थी। तो ऐसे में बीजेपी का यह कहना है कि सारा कुछ ठीक रहा, दीपावली या फिर पटाखों पर फोड़कर अरविंद केजरीवाल दरअसल आम आदमी पार्टी, जो उनकी जिम्मेदारी है पंजाब में पराली जलने की घटनाएं रोकने की, और जिसका वो वादा करते थे, और जिस बात को जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब दिल्ली में जब भी प्रदूषण का स्तर खराब होता था तब वो पंजाब में पराली जलने की घटनाएं, जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार बताते थे। और अब अगर पिछले 10 दिनों के आंकड़ों को देखें तो पंजाब में कई गुना
पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं और दीपावली के दिन ही 1000 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं। तो ऐसे में उन वादों का क्या हुआ, जिन वादों में ये कहा रहे थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कि वो सत्ता में आएंगे तो पराली न जले, इसके लिए किसानों को एक राहत देंगे, पर एकड़ पैसा देंगे और एक जो पराली का जो अन्य उपयोग हो सकता है उस पर वो ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि पराली का उपयोग हो, किसानों की आय बढ़े। तो उन वादों का क्या हुआ? ना तो पराली जलाने की घटनाएं रुकी बल्कि बढ़ गई हैं, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। 10 दिनों के जो आंकड़े सामने आए, जो बीजेपी की तरफ से कई नेताओं की तरफ से ट्वीट भी किए गए हैं कि कई गुना घटनाएं बढ़ गई हैं पराली जलाने की। दूसरी बात यह है कि पराली दीपावली के दिन भी खूब जली है, तो फिर आखिर किसानों को राहत देने या पराली वो ना जलाएं उसके लिए जो प्रोत्साहन की बात कही जा रही थी उसका क्या हुआ? तो दरअसल बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोप लगाती है, दूसरे सरकारों पर दोषारोपण करती है और जब उसकी खुद जिम्मेदारी आती है तब वो किस तरह की राजनीति कर रही है। सिर्फ दीपावली और पटाखों की बात करके दरअसल जो आस्था है उस पर एक तरह से वो सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हमलावर है पंजाब में पराली घटनाओं जलाने की घटनाओं को लेकर। रमा, बिल्कुल, अगर पराली की ही बात करते हैं तो काफ़ी लंबे समय से ये समस्या है शैलेंद्र। किस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इसे कह सकते हैं जब इस तरह की चीज़ों की बात आती है। और अगर पटाखों की बात आती है तो उसमें भी काफ़ी दिन पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, उसमें भी कितनी नाकामयाब जो है दिल्ली सरकार रही है उस पर नियंत्रण पाने में। रमा जी, आपका फ़ोन मैं सुन नहीं पाया हूँ क्योंकि फ़ोन कट गया है, मेरा आवाज़ नहीं आ पाई है। क्या आपने सवाल पूछा? लेकिन आप देखिए कि जब भी दिल्ली में इस तरह के हालात होते हैं, जब भी दिल्ली की आबो हवा खराब होती है, तब हम देखते हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी साथ में होता है। जिम्मेदारी किसकी है इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात होती है। लेकिन इस बार मामला इसलिए ज़्यादा बीजेपी उठा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब पंजाब में सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की, तब यही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में और एनसीआर में जो आबो हवा खराब होती थी दीपावली के आसपास या फिर जाड़ों के दिनों में नवंबर दिसंबर के आसपास, तब पराली जलाने की घटना को जिम्मेदार मानते थे और ये कहते थे कि जो पराली जलाने की वजह से जो पंजाब से जो प्रदूषण आ रहा है उसकी वजह से यहाँ दिल्ली में आबो हवा खराब हो रही है। तो ऐसे में अब जब उनकी खुद की सरकार है तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। अब तक 255 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान और परिणाम 8 दिसंबर को घोषित होगा। चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को चुनाव शेड्यूल घोषित किया था। राज्य में 17 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले दिन कोई भी नामांकन नहीं हुआ था। 18 अक्टूबर को 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया में तेजी देखने को मिली। 19 अक्टूबर को 9 उम्मीदवारों, 20 अक्टूबर को 38 उम्मीदवारों और 21 अक्टूबर को सर्वाधिक 206 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इस तरह अब तक 255 उम्मीदवार अपना नामांकन भर चुके हैं। 22, 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश की वजह से नामांकन नहीं भरे गए। भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक हमीरपुर सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। भाजपा और कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से कई सीटों पर बगावत देखने को मिली है। दोनों दलों के नाराज नेताओं ने आज बतौर निर्दलीय नामांकन भरने का ऐलान किया है। राज्य के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी और माकपा ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। कांगड़ा से विधायक पवन काजल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पवन काजल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आज वे मंडी के जंजैहली में जनसभा करेंगे। और शिमला से हमारे संवाददाता नंदिनी मित्तल और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदिनी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही दिन रह गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ गतिविधियां आज हैं?
जैसा रमा आपने बताया कि 255 उम्मीदवारों ने अभी नामांकन पत्र भर दिए हैं। आज भी कुछ उम्मीदवारों अपने नामांकन पत्र भर रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा खबर ये है कि कांग्रेस ने हमीरपुर सीट पर अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। जो यही कारण है जिस तरह से टिकट आवंटन में देरी हो रही थी और बहुत कम समय जब घोषणा जो है वो चुनाव आयोग ने की, उसके बाद बहुत कम समय रह गया चुनाव प्रचार के लिए और हालांकि ये माना जा रहा था कि कुछ दिन और शायद चुनाव आयोग लेगा चुनावों की घोषणा करने के बाद, लेकिन 12 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में कहा जाए तो कम से मतलब 15 से 17 दिन का समय ही उम्मीदवारों के पास रहे। जी नंदिनी, हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल बता रही थी तैयारियों पर। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। चक्रवाती तूफान सितरांग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। बंगाल की खाड़ी में बने इस तूफान के कल दक्षिण पश्चिमी तट से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बांग्लादेश में चक्रवात सितरांग के दस्तक देने के बाद कम से कम 9 लोगों के मरने की खबर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता के मुताबिक बरगुना, नरेल, सिराजगंज जिलों और भोला के द्वीप जिले में तूफान सितरंग से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कॉक्स बाजार तट से हजारों लोगों और पशुओं को निकाला गया है। कॉक्स बाजार तट से कम 28,155 लोगों और 2,736 मवेशियों को निकाला गया है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान सितरंग के आज दोपहर बाद निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हमारे संवाददाता राजेश झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या स्थिति है वहां पर तूफान की इस वक्त? रमा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ बांग्लादेश ने खबर दी है कि आज दिन में करीब 3 बजे तक यहाँ का साइक्लोन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और आप जैसा देख सकती हैं ढाका में धूप खिली हुई है। बाकी कुछ कोस्टल इलाकों में बीच बीच में बूंदाबांदी के बारे में बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घोषणा की थी। बाकी स्थितियां अगर देखें तो तूफान की स्थिति तकरीबन समाप्त हो चुकी हैं। जैसा कि आपने बताया कि कोस्टल इलाकों में, तटीय इलाकों में राहत कार्य और बचाव का काम जारी है। कुल मिलाकर यहाँ पे मरने वाले लोगों की संख्या, वैसे इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तकरीबन अब 9 लोगों के मरने की बात लोकल मीडिया में आ रही है। और इसके अलावा जो जान माल का नुकसान, जो घरों के टूटने और फिर फसलों के नुकसान की बात है, उसके बारे में भी सरकार अपना अनुमान 1-2 दिनों के अंदर बनाएगी और उसके हिसाब से लोगों को सहायता और बाकी जो कार्रवाई, सरकारी कार्रवाइयाँ होंगी वो पूरी की जाएगी। लेकिन जहां तक तूफान का सवाल है, साइक्लोन सितरंग अब तकरीबन समाप्त हो चुका है और उसके उत्पन्न प्रभावों से डील करने के लिए सरकार अपने कार्यक्रमों में लगी हुई है। रमा जी राजेश, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चक्रवात सितरंग का भारत में असर दिखने लगा है। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर जल भरा हुआ। रुक्मिणी गांव और हटी गांव में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया। असम के नगांव में चक्रवात सितरंग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शहर में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हुए और पेड़ उखड़ गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में व्यापक असर हुआ है। दीपावली की रात भर बारिश होती रही है। कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली में सारी रात भारी बारिश हुई। तेज आंधी से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि चक्रवात का प्रभाव आज दिन भर रहेगा। दिन भर बारिश होगी। दरअसल सोमवार रात बांग्लादेश के बरिसाल में चक्रवात ने लैंडफॉल किया था। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।
इसके प्रभाव से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है। दक्षिण 24 परगना में बखाली समुद्र तट के ऊपर ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। नागरिक सुरक्षा के संतु दास ने बताया कि हम पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समुद्र के पास न जाने की चेतावनी दे रहे हैं। नॉर्मल चल रहा है अभी तक दुकान पर थोड़ा खुल गया। अभी तक कोई ऑर्डर हम लोग के पास नहीं आया जो पानी में उतर जाए। टूरिस्ट लोग अभी उतर नहीं रहा है। हम लोग बारन कर रहे हैं अभी तक। हम लोग बीच पे खड़ा है, अभी कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है। अभी देश में इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज देखा जा सकेगा। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में लोग शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक सूर्यास्त होने तक सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। भारत में जिन शहरों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा उनमें द्वारका, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने सूर्य ग्रहण के कारण आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बंद हैं। ग्रहण को भारत समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। आज लगने वाले सूर्य ग्रहण से पहले धार्मिक मान्यता के मुताबिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया। सूर्य ग्रहण से पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण की वजह से प्रयागराज के मंदिर भी बंद कर दिए गए हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण के कारण केदारनाथ मंदिर एवं सभी अधीनस्थ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ सहित उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर बंद हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 4 बजे से लग गया है। इस कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन फिलहाल यहां ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ब्रह्म कुमारी के 50वें स्थापना दिवस समारोह और दिवाली उत्सव में शिरकत की। राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी के विश्व मुख्यालय में आयोजित समारोह को उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। बड़ी शान की बात है, भारत आज के दिन किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जब सबसे बड़ा संकट आया कोविड का, तब भी भारत ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए दुनिया के देशों की सेवा की। मैं आग्रह करूंगा अपने मीडिया से, and I will make a great appeal to them. Let us celebrate rise of India.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि अब देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह दिवाली तो बहुत ही सुखद है। गत सप्ताह पहले भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। जिन लोगों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनकी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है और आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए, इस दशक के अंत में हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219.56 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। 12 से 14 आयु वर्ग के 4.12 करोड़ से अधिक बच्चों को उनकी कोरोना की पहली खुराक मिली है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 862 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.02% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.35% दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक बाजार में आग लगने से 700 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं। ये घटना नाहर लगुन दैनिक बाजार में हुई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस घटना में किसी के जान के नुकसान की सूचना नहीं है। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की देर रात 2 गुटों में सांप्रदायिक हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस के सामने ही पेट्रोल बम फेंकी। ये घटना पानीगेट के मुस्लिम मेडिकल सेंटर के पास बताई जा रही है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि सभी ने स्ट्रीट लाइट पर भी पत्थर चलाए और जमकर बवाल काटा। डीसीपी यशपाल जगनिया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 19 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सभी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। स्थिति फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह अपने निवेशकों को दिवाली का तोहफा दिया और लगातार आर्थिक सत्र में बढ़त बनाई। निवेशकों ने आज बाजार खुलते ही खरीदारी शुरू कर दी और सेंसेक्स एक बार फिर 60,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। बीएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 171 अंकों की उछाल के साथ 60,002 के स्तर पर खुला, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17,808 के स्तर पर खुला। आज के कारोबार पर ग्लोबल मार्केट की चाल का भी असर दिख रहा है। एशिया के कई बाजारों में आज गिरावट दिख रही थी, जिससे निवेशक भी थोड़ा दबाव में नजर आए और बाजार ने शुरुआती बढ़त गंवा दी। कल मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 524 अंकों की छलांग के साथ 59,831 और निफ्टी 154 अंक चढ़कर 17,730 के स्तर पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी लगातार जारी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति टिका है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 0.27% यानी $0.25 प्रति बैरल उछलकर $93.47
प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 0.37% यानी $0.31 की बढ़त के साथ $84.89 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई। वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 को लागू किए जाने को लेकर मैं मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। हम अपने प्राचीन संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को विशेष रूप से दिवाली की शुभकामनाएं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के ऐलान के साथ भारत समेत दुनिया भर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। ब्रिटेन के होने वाले अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ससुर और इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने उन्हें बधाई दी। नारायण मूर्ति ने कहा कि हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वे यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ऋषि सुनक एक भारतीय माता पिता की संतान है और उनकी तरक्की की यात्रा हर उस प्रवासी का सपना हो सकता है जो बेहतर अवसरों की तलाश में देश की सीमाओं से आगे निकलता है। बैंकिंग की पृष्ठभूमि, अर्थव्यवस्था की बारीकियों की समझ उन्हें राजनीति की सर्पीली गलियारों में ले गई और 2015 में पहली बार सांसद बनने के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब आ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री पद तक। नई नजर अब देखते हैं उनके इसी सफर पर। करीब 1.5 महीने पहले कड़े मुकाबले में कंजर्वेटिव पार्टी के सर्वोच्च पद से चूक जाने वाले भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक इस बार अपने प्रतिद्वंदियों को चित कर इतिहास रचने में सफल हो गए हैं। पिछली बार की हार से सबक लेते हुए ऋषि सुनक की पूरी कोशिश थी कि चुनाव की नौबत न आए और ऐसा ही हुआ। पहले 50 से अधिक सांसदों के समर्थन का दावा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद को रेस से अलग किया और फिर दौड़ में बची पेनी मॉर्डेंट 100 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा सकी और फिर कभी भारत पर करीब सदी तक राज करने वाले देश की सत्ता के शिखर पर भारतवर्ष की माटी से संबंध रखने वाले नेता ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया। अपनी चिट्ठी से बोरिस जॉनसन की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन, हैम्पशायर, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में भारतीय माता पिता यशवीर और उषा सुनक के घर में हुआ था। सुनक के दादी दादा ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में पैदा हुए थे और 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन में आकर बस गए थे। सुनक ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। 2001 से 2004 तक उन्होंने एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैचेस में एक विश्लेषक के रूप में काम किया। ऋषि सुनक ने 2009 में अक्षमता मूर्ति के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनकी पत्नी भारतीय उद्योगपति एनआर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। 2015 के चुनाव में सुनक रिचमंड से सांसद चुने गए। 2015 से 2017 तक पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समिति के सदस्य के रूप में काम किया। सुनक ने 2016 में यूरोपीय संघ के जनमत संग्रह का समर्थन किया। 2017 के आम चुनाव में उन्हें उसी सीट से सांसद के रूप में फिर से चुना गया। सुनक ने 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व चुनाव में पीएम बोरिस जॉनसन का समर्थन किया। 2019 में फिर संसद पहुंचे और बोरिस जॉनसन ने टेसे के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। तब उन्हें चांसलर साजिद जावेद के अधीन कार्य किया। फिर प्रिवी काउंसिल के सदस्य बनाए गए। 2020 में कैबिनेट में हुए फेरबदल के बाद सुनक को राजकोष के चांसलर के रूप में पदोन्नत किया गया। कोरोना महामारी के बीच सुनक ने अपना पहला बजट 2020 में पेश किया। जब दुनिया कोरोना के कहर से कराह रही थी, तब सुनक के कार्यों को न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। उन्होंने कोरोना काल में देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक निकाला।
2020 में होटल उद्योग को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15.25 करोड़ लोगों की मदद की। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2020 में 2 लाख की सहायता राशि मुहैया कराई। कोरोना काल में समूचे पर्यटन उद्योग को 10,000 करोड़ का भारी भरकम पैकेज प्रदान किया। सुनक की यही वो योग्यता थी जिसके चलते पीएम की पिछली दावेदारी में वो सांसदों के बीच पहली पसंद थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन खराब होती पार्टी की छवि को बचाने के लिए सांसदों ने ये जिम्मेदारी सुनक को सौंपकर इस बार मामले को कार्यकर्ताओं की अदालत में नहीं ले जाने दिया। तो एक बड़ी सफलता। और अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद समी किदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केन्या सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत में केन्या के उच्चायुक्त भी दोनों व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को केन्या के उच्चायुक्त को बुलाकर इस मामले में भारत की चिंता से उन्हें अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केन्या पुलिस की आंतरिक मामलों की इकाई इस सिलसिले में जांच कर रही है। केन्या की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों भारतीय नागरिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दल के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति विलियम रूट के चुनाव अभियान में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। इंडोनेशिया में पूर्वी नुसा टेंगारा प्रांत के पास समुद्र में एक नाव में आग लगने से बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। बचाव अभियान अभी भी जारी है और कम से कम 312 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। आग लगने के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चला है। स्थानीय परिवहन एजेंसी के एक अधिकारी ने राज्य समाचार एजेंसी रा के हवाले से कहा है कि जहाज नौकायन के लिए फिट था। रूस यूक्रेन के संघर्ष के बीच अमेरिका ने रूस द्वारा डर्टी बम इस्तेमाल करने की तैयारी एक दावे के सिरे से खारिज कर दिया है। इस दावे को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रूस को युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। साथ ही प्राइस ने कहा है कि अमेरिका को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि रूस परमाणु हथियार का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का एक और महीना पूरा हो गया है। यूक्रेन की रूसी सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखने का फैसला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस सर्दी को यूक्रेन के सबसे कठिन सर्दी करार दिया है। रूस ने सर्दियों से पहले यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और ईरानी निर्मित ड्रोन का उपयोग करके एक नई तरह की लड़ाई का अभियान शुरू कर दिया है। देश की सरकार नागरिकों से गर्म कपड़े, मोमबत्तियां, फ्लैशलाइट और बैटरी को स्टॉक करने का आग्रह कर रही है। साथ ही सरकार लोगों से ये अपील भी कर रही है कि वे कम से कम उपकरणों का इस्तेमाल करें और देश के इस कठिन समय में ऊर्जा बचाने का काम करें। रूस और यूक्रेनी सेनाओं के बीच लड़ाई जारी है। रूसी कब्जे वाले खिरसान से निकले निवासी क्रीमिया शहर दजान को जा पहुंचे। रूस ने लोगों द्वारा खाली किए गए क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर अपने अधिकारियों को वहां पर स्थापित किया। लोगों के निकलने के लिए रूस ने बसों का इंतजाम किया था। रूस ने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेन के अधिकांश दक्षिणी खेरसान क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और इसे अपने कब्जे के रूप में घोषित कर दिया था, जिसे कीव और पश्चिमी देशों ने अवैध करार दिया। अमेरिका के मिसौरी के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी की एक दिल दहला देने वाली घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए। इस हफ्ते में इस हमले में शामिल संदिग्ध की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई। संदिग्ध की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मरने वालों में एक महिला और एक लड़की शामिल है। गोली लगने की वजह से स्कूल में ही दोनों की मौत हो गई थी। घटना के बाद अधिकारियों ने पीड़ितों के परिवारों को सूचित किया। पुलिस को सुबह करीब 9:10 पर अचानक सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी की सूचना मिली। सूचना मिलने के फौरन बाद ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और स्कूल परिसर को पूरी तरह से घेर लिया। शूटर के पास एक लंबी बंदूक थी। पुलिस को देखने के बाद शूटर ने घबराकर पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। जवाबी हमले में पुलिस शूटर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
अमेरिका में भी भारतीयों ने धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया। व्हाइट हाउस में दिवाली पर भारतीय अमेरिकियों को शानदार पार्टी दी गई। अब तक के सबसे बड़े दिवाली उत्सव की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत समारोह में कहा कि हम भारतीय अमेरिकियों की मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम दिवाली उत्सव को खुशी का हिस्सा बनाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रहीं। इस बीच जिल बाइडेन ने कहा कि एशिया के लोगों, खासकर भारतीयों की वजह से ही अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी को दीप पर्व की बधाई देते हुए कहा कि बाइडेन सरकार हमेशा उनके हित में काम जारी रखेगी। जिल ने कहा कि मैं आभारी हूं कि आज इस दिवाली के कारण दृढ़ता और विश्वास के साथ, प्यार के साथ आपको इस घर तक लाया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिवाली उत्सव को आनंदमय बनाने के लिए अमेरिका में एशियाई अमेरिकी समुदाय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सब अब अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस में दिवाली रिसेप्शन की मेजबानी करते हैं, हम सम्मानित महसूस करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी दिवाली समारोह के अवसर पर लोगों को रोशनी के पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस लोगों का घर है और हमारे राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने सबके साथ दिवाली मनाकर इस जगह को और बेहतर बना दिया है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रही T20 विश्व कप में आज श्रीलंका और मेज़बान ऑस्ट्रेलियाई टीम आमने सामने होंगी। पर्थ में खेले जाने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछली हार को भुलाकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। वहीं एशियाई चैंपियन श्रीलंका लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी। आईसीसी T20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का इरादा आगामी मुकाबलों में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया अब टूर्नामेंट में अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सिडनी पहुंच गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत का सामना गुरुवार को नीदरलैंड से होगा। पाकिस्तान को पस्त करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊंचा है। ऐसे में भारतीय टीम अब नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले को बड़े अंतर से जीतकर अपने नेट रन रेट में इजाफा करना चाहेगी। नीदरलैंड्स की टीम यूएई और नामीबिया को हराकर यहां तक पहुंची है। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन का सामना आज पेरिस में शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पहले दौर में किदाम्बी श्रीकांत से होगा। सेन और श्रीकांत विश्व रैंकिंग में क्रमशः 8वें और 11वें स्थान पर हैं। दोनों करियर में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इस मैच के विजेता का सामना अगले दौर में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन से हो सकता है। वहीं भारत के एचएस प्रणॉय को पहले दौर में मलेशिया के डैरेन लियू से भिड़ना होगा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल पहले दौर में जर्मनी की वोन्ने ली से खेलेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष युगल टीम सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना जापान के ताकुरो होकी और युओ कोबायाशी से होगा। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला युगल में, जबकि ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो मिश्रित युगल में चुनौती पेश करेंगे। और प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में वेस्ट हैम ने बॉर्नमाउथ को 2-0 से हरा दिया है। मैच का पहला गोल पहले हाफ के अंतिम क्षणों में आया, जबकि वेस्ट हैम के खिलाड़ी जोमा ने 45वें मिनट में शानदार गोल किया। वहीं दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में बॉल बॉर्नमाउथ खिलाड़ी के हाथ से जा लगी और नतीजतन वेस्ट हैम ने मिली पेनल्टी को गोल में तब्दील कर बढ़त को 2-0 कर दिया। पूरे मैच में बॉर्नमाउथ की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई और वेस्ट हैम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा। इस जीत के बाद वेस्ट हैम लीग में 10वें पायदान पर आ गया है। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे IME गाजियाबाद,